कैविटीज़। आजकल के बच्चों का खाना जैसे आपने बताया कि जंक फूड हो गया है, फ्रूट्स कम खाते हैं, बच्चों का ब्रशिंग प्रॉपर ना करना, बड़ों का सोचना कि ये दूध के दांत हैं, ये तो नए आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ब्रश नहीं करता तो उस चीज़ से क्या होता है, जो भी स्टिकी फूड उनके दांतों पे लगा रह जाता है, इट क्रिएट्स कैविटीज़, और वो कैविटीज़ डीप होती जाती हैं, विच लीड्स टू अ इन्फेक्शन इन द पल्प। जितने दांत आपके लूज़ हुए हैं उतनी स्पेस को मेंटेन करने के लिए मैक्सिला और मैंडिबल यानी कि अपर जॉ और लोअर जॉ में डिफरेंट स्पेस मेंटेनर्स यूज़ होते हैं। देखिए, डेंटल ट्रॉमा में सपोज़ बच्चे का दांत नीचे गिर ही गया है, एवल्स हो गया है जिसे कहते हैं, तो उसको बच्चे के मुंह में डाल कर लेके जा सकते हैं, कच्चे दूध में डालकर लेके जा सकते हैं। तो उसको जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट के पास ले जाएं, पैनिक ना करें। तो उसमें फ्लोराइड अच्छा होना चाहिए। तो वही तभी मैं कह रही हूँ कि आइडिया की स्टैम्प वाला टूथपेस्ट ही यूज़ करें। वेलकम डॉक्टर अदिति बैक्टर टू आवर शो यंगिस्तान यंगस्टर्स की जान। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त एमी जोसन आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस न्यू एपिसोड में, जिसका बहुत ही खास टॉपिक है बच्चों की हेल्थ को लेके। जैसे कि आपने नाम से ही आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि डॉक्टर अदिति बैक्टर, तो अगर आज बात होगी तो वो मेडिकल टर्म्स पे ही होगी। तो जैसे आजकल मैम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं अपने बच्चों की हेल्थ को लेके, और बच्चे जैसे आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और चॉकलेट्स कैंडीज़ ये वो, तो उससे थोड़ा सा मतलब जो पेरेंट्स की एक सोच रहती है कि हमारे बच्चों के दांत ख़राब हो जाएंगे, ये सब चीज़ों को लेके, तो आप थोड़ा सा आज उनकी टेंशन को कम कीजिए। Hello, I am a pediatric dentist and I actually love designing smiles for the kids. Moreover, I am working as a director for National Crime Investigation Bureau, District Ludhiana. I am General Secretary for District Congress Committee, District Khanna, and President for Human Rights Council of India, District Ludhiana. What are the key roles of life and जो आपके मतलब एक आपकी लाइफ के कुछ अपने एक्सपीरियंसेस वो शेयर कीजिए मैम। लाइफ के एक्सपीरियंसेस एक्चुअली मैं क्या बताऊँ, प्रोफेशनल भी रहे हैं, सोशल भी रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक प्रोफेशनल काम ना करें, सोसाइटी के लिए भी कुछ करें। तो मैं जो मेरा जो एक अप्रोच है वो एक टोटल अप्रोच, एक हॉलिस्टिक अप्रोच है कि उसमें प्रोफेशनल जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो बहुत डरते हैं, जिनको एंग्जाइटी होती है, वो भी हम एलिविएट करते हैं कि उनको कोई डर ना लगे, उनके साथ एक अच्छा ट्रस्ट और बॉन्ड बनाते हैं। और दूसरी चीज़, आई लाइक टू हेल्प पीपल इन देयर complaints where police is not helping them or their complaints are not registered. There also I try to play a crucial role whereby I approach the higher police officers to register their complaints, and अभी तक तो यही रहा है। एंड मैम अगर मैं बात करूँ आपकी फैमिली के बारे में, कलीग्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, तो सब मतलब क्या रोल रहा है, मतलब फैमिली का कैसा रोल रहा है आपकी लाइफ में, और अगर फ्रेंड्स की बात करें तो फ्रेंड्स कैसे हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ एक बार। मेरी फैमिली का तो बहुत क्रूशियल और पाइवटल रोल रहा है। My grandparents wanted me to be a doctor since I was in class KG. Yeah, and I was like, आपका मेंटल कंडीशनिंग किया गया कि नहीं, आपने तो बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है। तो फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, लेट नाइट स्टडिंग, अर्ली मॉर्निंग उठाना, और ट्यूशन्स पे पापा का लेके जाना, सो दैट प्लेड अ वेरी मेजर रोल। एंड सेकेंडली जो फ्रेंड्स का है, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स हैव बीन रियली वेरी हेल्पफुल। मैं इस बात को मानती हूँ कि जो 4-5 लोगों में आप उठते बैठते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, वैसे ही आपका एक बेसिक नेचर बन जाता है। सो सोसाइटी मेक्स अ मैन। सो मोस्ट ऑफ देम आर लाइक व्हाट आई एम, एंड through thick and thin they have stood like anchors. And what about your hobbies and fitness program? See, I'm a cynophile. I really love dogs. So I love to take care of them, and that is my major hobby. And I love to listen to good music. Yes, I watch. music means
I am a ghazal fan. I am a ghazal fan, and then I like आजकल का hip hop music also. और fitness program में I do cycling. I think walking and cycling, it keeps one fit. I'm not much of a gym person. I prefer fresh air. So, तो आप that's जिम जाना ज़्यादा पसंद नहीं जिम जाना मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थोड़ा सा फ्रेश एयर अंदर जाना चाहिए। तो जो अर्ली मॉर्निंग वॉक होता है उससे जो आप एक कूल ब्रीज जाती है, दैट इज़ मोर स्ट्रेंथनिंग फॉर योर लंग्स। दिस इज़ व्हाट आई फील। सो हाँ, आप बेटर समझ सकते हैं क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर आपको ज़्यादा पता रहेगा। एंड कुछ ऐसा भी आया था आपका कुछ बुक से रिलेटेड भी कुछ है कि आपने बुक पब्लिश की है या कुछ, वो थोड़ा सा आप बताइए। नहीं, मैंने एक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया था फ्लोराइड्स के ऊपर फॉर माय गाइड एंड मेंटर्स टेक्स्ट बुक। तो प्रोफेसर एस.जी. दामले का टेक्स्ट बुक है ऑन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, तो उसमें आई मेड अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज़ पेडियाट्रिक एंडोडोंटिक्स? देखिए, पीडियाट्रिक एंडोडोंटिक्स की जब हम बात करते हैं तो पीडियाट्रिक जैसे कि हम बच्चों के दांतों में जो उनके नसों का ट्रीटमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। उनके पल्प का जो होता है, पल्प जिसे कहते हैं, उसमें नर्व और नर्व वेसल्स होते हैं, नर्व टिश्यूज़ होते हैं। तो जैसे बड़ों में हम कहते हैं ना कि आरसीटी कर देना, तो वो उसी तरह से बच्चों में होता है, आरसीटी कर देना, उसके बारे में बात होती है। मींस ये काइंड ऑफ आरसीटी होती है या? यस, ये काइंड ऑफ आरसीटी होती है, बड़ों की आरसीटी से डिफरेंट होती है। आरसीटी का प्रोसीजर भी होता है और इसमें 2-3 और डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं जिसके थ्रू जैसे बच्चे के दांत में कोई भी दर्द है, कोई भी तकलीफ़ है, हम उसका ट्रीटमेंट कर कर उसको हील कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि मेडिसिन बच्चों को ज़्यादा मत दीजिए। मेडिसिन से क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए तो उनकी जो दर्द है वो कम हो जाएगी, उनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा कुछ विंडो पीरियड के लिए, लेकिन जैसे ही आपका मेडिसिन का लेवल ब्लड से डाउन जाएगा, वो प्रॉब्लम फिर से वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी। What is pediatric endodontics? See, pediatric endodontics is like we talk about the pulp tissue of children. जब भी कोई इन्फेक्शन होती है, डेंटल केरीज होती हैं, तो बच्चों के दांत के अंदर पल्प टिश्यू होता है जिसमें नर्व टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें इन्फेक्शन चली जाती है। तो हम उसकी जब बात करते हैं, उसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, उसे पीडियाट्रिक एंडोडोंटिक्स कहते हैं। मींस अगर नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम जाती है, पल्प के अंदर प्रॉब्लम जाती है। ठीक है। एंड व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ टूथ पल्प इन्फेक्शन? डेंटल केरीज, आजकल के बच्चों का खाना जैसे आपने बताया कि जंक फूड हो गया है, फ्रूट्स कम खाते हैं, बच्चों का ब्रशिंग प्रॉपर ना करना, बड़ों का सोचना कि ये दूध के दांत हैं, ये तो नए आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ब्रश नहीं करता तो उस चीज़ से क्या होता है, जो भी स्टिकी फूड उनके दांतों पे लगा रह जाता है, इट क्रिएट्स कैविटीज़, और वो कैविटीज़ डीप होती जाती हैं, विच लीड्स टू अ इन्फेक्शन इन द पल्प, हाँ, एंड दैट लीड्स टू पेन। पेरेंट्स मोस्टली ये चीज़ बोलते हैं जब हम भी छोटे होते थे कि ये तो दूध वाले दांत हैं, कोई बात नहीं, नए दांत आ जाएंगे तो वो सही आ जाएंगे। ऐसा होता है कि जब दूध वाले दांत टूटते हैं तो जो दूसरे दांत होते हैं उस पर इफ़ेक्ट रहता है अपने? देखिए, दूध वाले दांतों का टूटने का सबका एक अलग अलग फेस है। 6 से 12 साल की उम्र में दांत टूटते हैं, 6 साल की उम्र में आगे के दांत टूटना शुरू होते हैं, 9 से 10 साल की उम्र में कैनाइन्स निकलना शुरू होते हैं, 10 से 12 की उम्र में प्री मोलर्स आते हैं, मोलर्स निकलते हैं। तो अगर आपके बच्चे को 5 साल की उम्र में मोलर में कैविटीज़ हो गई हैं, तो आपके पास नेक्स्ट 7 इयर्स हैं अभी, राइट? तो आपको उनको प्रिजर्व करना है, उनको बचा के रखना है, ये नहीं कि निकलवा दें। अगर उनमें इन्फेक्शन आ रही है तो उसका प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। How does pediatric endodontics treatment differ from adult endodontics treatment? देखिए, जो एडल्ट में हम रूट कैनाल करते हैं उससे बच्चों की रूट कैनाल बहुत डिफरेंट हो जाती है। नंबर 1 तो जो हम फाइल्स यूज़ करते हैं वही डिफरेंट होती हैं दोनों में, जिससे फाइलिंग करते हैं, और इसमें सिलेक्टिव फाइलिंग का प्रोसेस रहता है। जो बच्चों के दांत होते हैं ना, उसकी रूट्स अंदर की तरफ से रिजॉर्व होने स्टार्ट होती हैं। तो जब भी आपका डेंटिस्ट, जो भी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट करेगा फाइलिंग, वो अंदर की रूट्स को थोड़ा सा बचा के करेगा। उसमें पार्शियल करते हैं हम पल्पेक्टमी, जो पार्शियल रिमूवल ऑफ द पल्प टिश्यू होता है।
दूसरी चीज़, इसमें जो वर्किंग लेंथ होती है, जैसे जितनी रूट है उससे हम 2 से 4 मिलीमीटर ऊपर तक ही दांत को भरते हैं। हाँ, पूरा रूट के एपेक्स तक नहीं भरते। तो इस तरह से इसका थोड़ा डिफरेंस रह जाता है। जो इसका मटेरियल होता है वो एडल्ट की आरसीटी से डिफरेंट होता है। जो हम रूट फिलिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे जो रिजॉर्ब हो जाएगा विद टाइम। जैसे जैसे रूट रिजॉर्ब होगी वैसे वैसे वो मटेरियल भी रिजॉर्ब होता है। What are the long-term consequences of unpredicted tooth pulp infection? देखिए, अगर इन्फेक्शन हो जाए तो आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो वो सेलुलाइटिस में लीड कर सकती है। जैसे किसी के अगर ऊपर के दांत में इन्फेक्शन हो गई, स्वेलिंग हो गई, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो स्वेलिंग खासकर 5 साल के बच्चों में आईज में पहुंच जाती है। पहले लोअर आईलिड, फिर अपर आईलिड, राइट। इट लीड्स टू एब्सेस ऑल्सो, ठीक है। पस बन जाती है, अल्वियोलर बोन की रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चा बहुत पेन में रहता है। तो इसलिए बेटर है कि बिल्कुल टाइम ना गंवाएं और बच्चे को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाएं। And what are the latest advancement in pediatric endodontics? देखिए, लेटेस्ट एडवांसमेंट में सबसे पहले तो हमारी एक रोटरी एंडोडोंटिक स्टार्ट हो गया है। जैसे पहले मैनुअल फाइलिंग करते थे, तो अब एक मशीन के थ्रू, जिसे एंडोमोटर कहते हैं, उसके थ्रू फाइलिंग हो जाती है, जिसके रिजल्ट्स थोड़े बेटर हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसमें हमारे जो मटेरियल्स सब आ रहे हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं। इसमें हम बायोसेरामिक्स को बहुत प्रेफर कर रहे हैं, खासकर अगर पल्प कैपिंग करनी हो उसके लिए। एक नया कंसेप्ट आया है सील बायो का, वो एम्स में एक रिसर्च हुई थी, तो वो भी अभी आ रहा है। देन थर्ड आ रहा है, हम एक रीजनरेशन का कंसेप्ट है। रीजनरेशन में हम क्या करते हैं कि अगर कोई इमेच्योर परमानेंट टूथ है, जो ऐसा परमानेंट टूथ जिसकी रूट अभी पूरी फॉर्म नहीं हुई पर उसमें इन्फेक्शन हो गई है या वो नॉन वाइटल हो गया है, तो हम उसमें उसका जो आसपास के ब्लड वेसल्स होते हैं रूट के आसपास, उसमें थोड़ी सी ब्लीडिंग इंड्यूस कर देते हैं। वो ब्लीडिंग इंड्यूस करने से हम मानते हैं कि उसमें स्टेम सेल्स होते हैं। वो स्टेम सेल्स जब ब्लड के थ्रू आते हैं रूट के अंदर, तो वो जो रूट के अपने सेल्स होते हैं ओडोंटोब्लास्ट, उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, जो कि उसकी रूट फॉर्मेशन को आगे हेल्प करेंगे। उसके बाद हमारे अब सेकेंड स्पेस मेंटेनेंस के ऊपर हम बात करते हैं। राइट। तो व्हाई स्पेस मेंटेनेंस इम्पोर्टेंट इन पेडियाट्रिक डेंटोलॉजी? सी, स्पेस मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि अगर आपके बच्चे के दांत अपने टाइम से पहले निकल गए हैं, तो दांतों की टेंडेंसी क्या है कि उनकी एक शिफ्टिंग की टेंडेंसी है अपनी पोजीशन से। सी, सपोज दीज आर योर टीथ and one tooth has been lost. So what happens? This tooth starts erupting in that space. आसपास के दांत भी उस जगह पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो दांत की जो स्पेस है परमानेंट दांत की, वो क्लोज होने लग जाती है। और जब परमानेंट टूथ आएगा उसको जगह नहीं मिलेगी और वो कहीं और आएगा, जिससे क्राउडिंग हो जाएगी बच्चे के दांतों में। वो जैसे कई बार देखा है हमने, तीत एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं या फिर जगह नहीं मिल रही है, तो वो थोड़ा सा बक्कल वेस्टिब्यूल में ही इरप्ट हो रहा है, ठीक है, वो अपनी जगह से बहुत दूर इरप्ट हो रहा है। तो फिर बाद में आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, वायर्स लगानी पड़ती हैं, ब्रेसेस जिसे कहते हैं। And what are the common causes of premature loss of primary teeth? डेंटल केरीज अगेन, Okay. या कैविटीज़ बहुत हो गई हैं, दांत बिल्कुल खाया गया है, बचाने की कोई भी उसमें कोशिश करें तो वो बेकार जाएगी, क्योंकि दांत का स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो उसको हम एक्सट्रैक्शन के लिए रेफ़र कर देते हैं। सेकेंडली, कई बार बच्चों की आपस में लड़ाइयाँ झगड़े ट्रॉमा हो जाए, जी. ठीक है, तो भी दांत जल्दी लूज़ हो जाता है। And what are the different types of space maintainers and when are they used? देयर आर डिफरेंट स्पेस मेंटेनर्स। देखिए, जितने दांत आपके लूज़ हुए हैं उतनी स्पेस को मेंटेन करने के लिए मैक्सिला और मैंडिबल, यानी कि अपर जॉ और लोअर जॉ में डिफरेंट स्पेस मेंटेनर्स यूज़ होते हैं। उनमें से एक तो है बैंड एंड लूप, दैट आई विल शो यू इन द डायग्राम। देन सेकंड है लिंगुअल आर्च, थर्ड है ट्रांसपैलेटल, फोर्थ है नैंसपैलेटल, देन फिफ्थ है डिस्टल शू। तो ये आपका कौन सा दांत इरप्ट कर रहा है, उसको इरप्ट होने में कितना टाइम है,
और आपका कौन कितने दांत निकले हैं, एक निकला है, दो निकले हैं, उसके हिसाब से, और एक साइड के निकले हैं कि दोनों साइड के निकले हैं, उसके हिसाब से आपका डेंटिस्ट एक इन्फॉर्म डिसीजन लेता है और आपको एक स्पेस मेंटेनर प्रोवाइड कराता है। How can space maintainers prevent orthodontics problems later in life? सी जब स्पेस मेंटेनर ने, जैसे मैंने आपको समझाया कि आपका एक दांत निकल गया है, अब इतनी जगह है, उसमें स्पेस मेंटेनर के एक वायर ने आपकी वो जगह संभाल के रख ली, तो वो दांत जो परमानेंट दांत है वो इरप्ट होकर अपनी जगह पे ही आएगा। तो इसलिए जब वो परमानेंट टीथ अपनी जगह पे आ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके पहले से ही दांत बिल्कुल सही रहेंगे। आजकल तो कुछ वो एड्स भी चल रही है ना ब्रेसेस के लिए कि आप टेम्परेरी कुछ लगाओ और उससे आपके दांत जो है वो शेप में आ रहे हैं, तो ऐसा वो ये- अलाइनर्स हैं। हाँ। वो अलाइनर्स, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके दैट इज़ लाइक वो ब्रेसेस का ही आगे एक इवॉल्व्ड वर्जन है, जिसमें हम पेशेंट का कुछ स्कैन कर लेते हैं कंप्यूटर से और उसके 20-25 मोल्ड्स बना के देते हैं, जिसको वो कुछ कुछ देर पहनता रहता है और उससे वो थोड़ी सी टूथ की मूवमेंट हो जाती है, पर वो थोड़ा सा जब दांत टेढ़े मेढ़े हैं उसके बाद का काम है। What are the challenges associated with space maintenance in pediatric patient? सबसे पहले तो कंप्लायंस। कई बार हम पेशेंट्स को रिमूवेबल स्पेस मेंटेनर देते हैं तो वो उतार के ही बाहर रख देते हैं, पहनते ही नहीं हैं कि अच्छा नहीं लग रहा। परमानेंट भी देते हैं तो कई बार बच्चे छेड़ते रहते हैं या कई बार बहुत उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। कई बार ठीक से स्पेस मेंटेनर नहीं लगा है तो उसके अंदर खाना जाता रहता है, जिससे फूड लॉजमेंट होकर डेंटल केरीज होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर लगे कि कुछ ठीक से उसमें फूड लॉजमेंट हो रही है या ठीक से नहीं लगा है स्पेस मेंटेनर, तो अपने डेंटिस्ट को दोबारा दिखाएं और उसको दोबारा से रीइंसर्ट करवाएं। How should parent respond to a dental trauma emergency? देखिए, डेंटल ट्रॉमा में सपोज बच्चे का दांत नीचे गिर ही गया है, जी एवल्स हो गया है जिसे कहते हैं, तो उसको बच्चे के मुंह में डाल कर लेके जा सकते हैं, कच्चे दूध में डाल कर लेके जा सकते हैं। तो उसको जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट के पास ले जाएं, पैनिक ना करें। ओके जितना काम आप रहेंगे उतना ही बच्चा कॉन्फिडेंट रहेगा और जितना आप पैनिक करेंगे उतना बच्चा पैनिक हो जाएगा। ओके एंड मैम टाइम लिमिट पेरेंट्स को बता दीजिए कि इतना टाइम लिमिट। अगर फर्स्ट 60 मिनट्स में पहुंच जाता है तो आराम से सब ट्रीटमेंट हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले बताया जी। कि जितना लेट होता जाता है तो भी आप ले जाइए एक बार, Okay. लेट योर डेंटिस्ट टेक अ कॉल। ओके ठीक है मैम एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटल ट्रॉमा ट्रीटमेंट? देखिए, अगर तो दांत थोड़ा सा ही फ्रैक्चर हुआ है तो हम उसको कॉम्पोजिट से ही एक फिलिंग मटेरियल होता है उसी से बना देते हैं। ओके अगर उसमें पल्प को डैमेज हुआ है जी तो उसमें, और वो इमेच्योर टूथ है, इमेच्योर यंग परमानेंट टूथ, तो उसमें हम दो तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिससे रूट बन जाए या रूट का बैरियर बन जाए। जी तो वो होते हैं एपेक्सिफिकेशन और एपेक्सोजेनेसिस। और सपोज दांत पूरा मेच्योर था और फिर भी कुछ नॉन वाइटलिटी आ गई है तो फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाता है। ओके अगर सपोज कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा पल्प एक्सपोजर हुआ है, तो हम उसमें पल्प कैपिंग भी कर देते हैं। ओके ठीक है मैम एंड व्हाट आर द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनट्रीटेड डेंटल? अनट्रीटेड डेंटल ट्रॉमा में क्या रहेगा, अगर तो दांत नॉन वाइटल हो चुका है और आपने उसको ट्रीट नहीं कराया तो एक तो वो डार्क कलर, ब्लैक कलर, थोड़ा सा ब्लैकिश होना शुरू हो जाएगा ओवर द टाइम। फिर उसमें पस बन सकती है, एब्सेस बन सकता है जो कि बोन में भी जा सकता है। ओके तो पेशेंट को थोड़ा सा पेन रहेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा, पेशेंट इरिटेबल रहेगा, खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी ओके हाँ ऐसा एक मेरी नज़र में मतलब सुनने में एक केस आया था कि पता नहीं कोई डॉक्टर की मिस्टेक रही थी या क्या था, उसने अपना जैसे अपन जाते हैं कि भाई पीछे से अपनी जाड़ निकलवा दो, तो वो डॉक्टर ने ट्रीट किया, उसने अपनी जाड़ निकलवाई, लेकिन उसका वो इन्फेक्शन इतना फैलता फैलता आँख से सर में वो इतना फैल गया कि उसकी डेथ हो गई। ऐसा भी होता है? मैं ये नहीं कह सकती कि इस केस में ऐसा कुछ हुआ होगा। कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो तो सेलुलाइटिस हो जाता है। ओके सेलुलाइटिस स्प्रेड कर जाता है सभी टिश्यूज़ में। ओके तो अगर कई बार क्या होता है कि हमारी कुछ स्पेसेस होती हैं जिसे हम कह देते हैं सबमेंटल स्पेस, सबलिंगुअल स्पेस, सबमैंडिबुलर स्पेस, जी। ये स्पेसेस होती हैं। इनमें अगर सेलुलाइटिस स्प्रेड कर रहा है तो
टंग के नीचे काफ़ी या थ्रोट में स्वेलिंग आ गई आपके, टंग के नीचे फ्लोर ऑफ द माउथ पे स्वेलिंग आ गई, तो आप सफोकेट हो जाना शुरू हो जाओगे। ओके तो वो पेशेंट की सफोकेशन से डेथ हो सकती है, तो ये एक रीज़न रहा हो सकता है। ओके ठीक है। हाउ कैन पेडियाट्रिक डेंटिस्ट हेल्प प्रिवेंट डेंटल ट्रॉमा? देखिए जैसे बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं छोटे बच्चे, जी। उनके बॉल लग गई तो दांत टूट गया, ऐसे केसेस में हम डेंटिस्ट माउथ गार्ड प्रोवाइड कर सकता है पेशेंट को। जैसे आपने देखा भी होगा कई बार क्रिकेटर्स ने मुंह में कुछ डाला होता है, जी 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 जोर से क्लेंच किया होता है उसको और फिर प्ले करते हैं, उसमें जी। क्या रहता है वो माउथ गार्ड आपको कस्टमाइज बना के दे सकते हैं डेंटिस्ट अकॉर्डिंग टू बाय टेकिंग एन इम्प्रेशन ऑफ योर ओरल कैविटी एंड टीथ, एंड उससे क्या रहेगा कि आपका ट्रॉमा से बहुत बचाव होना शुरू हो Okay. जाता है। ठीक है मैम। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अब क्राउन एंड इम्प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। तो व्हेन आर क्राउन्स इंडिकेटेड इन पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री? अगेन अगर डेंटल कैविटी से दांत बहुत बुरी तरह से डैमेज है जी और उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया है, तो हम हमेशा कहते हैं कि उसके बाद उसमें कैप दीजिए, क्योंकि जब तक उसके एस्थेटिक्स और फंक्शन आप दांत का रिस्टोर नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली वो पर्पसलेस सा दांत का कोई लॉजिक नहीं रहता। पेशेंट शुड बी एबल टू ईट विद इट, एंड ऑल्सो स्पीकिंग में जैसे आगे का दांत होता है तो हम त थ द ल जो वर्ड्स बोलते हैं वो जी। उस दांत आगे के एंटीरियर दांतों की हेल्प से ही बोलते हैं। ओके जब आगे के दांत निकल जाते हैं, आप बुजुर्गों में भी देखेंगे तो जी। थोड़ा सा उनकी लिस्पिंग स्टार्ट हो जाती है, तो तुतलाकर बोलते हैं। बिल्कुल। तो वो फंक्शन और एस्थेटिक्स आपका टूथ शुड बी एबल टू रिस्टोर, और वो कैप से और क्राउन से ही पॉसिबल होता है। ओके। और मैम कई बार ऐसा रहता है कि कैपिंग करवा के आपका दांत इतना मजबूत रहता नहीं है, मतलब आप प्रॉपरली उस साइड से खा नहीं पाते। देखिए फिर तो कैप ठीक नहीं होगा। ओके अदरवाइज क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि टू व्हीलर चलाते हुए हेलमेट ज़रूर पहनिए, जी वैसे ही हम कहते हैं कि रूट कैनाल के बाद हमेशा कैप होना चाहिए, चाहे वो आप बड़े हैं चाहे आपका छोटा बच्चा है। जी क्योंकि उसमें क्या रहता है कि दांत जब हम रूट कैनाल करते हैं तो उसकी ब्लड वेसल्स निकल चुके होते हैं, जी उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ओके तो इलास्टिसिटी कम होने के कारण वो दांत थोड़ा ब्रिटल होता है, जी और उसमें आप कुछ ज़्यादा ज़ोर से कुछ खाएं तो दांत के फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। ओके जो क्राउन है वो एक हेलमेट का काम करता है, जी वो सारी फोर्सेस अपने ऊपर ले लेता है और उससे आपका दांत जो नीचे है वो प्रोटेक्टेड रहता है। ओके ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राउन यूज इन पेडियाट्रिक पेशेंट्स? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राउन्स, अगैन हम स्ट्रिप क्राउन्स देते हैं पेशेंट्स में। स्ट्रिप क्राउन्स होते हैं आगे के एंटीरियर दांतों के लिए, ओके सेलोफिन टाइप की शेप के बने होते हैं, सेलोफिन से टाइप से, और उसके अंदर हम कॉम्पोजिट मटेरियल डालकर दांत को प्रॉपर शेप में ले आते हैं। ओके जो पीछे के दांत हैं उनके लिए स्टेनलेस स्टील क्राउन्स भी आते हैं, जी और जिरकोनिया क्राउन्स भी हम उनमें दे सकते हैं। ओके तो जिरकोनिया क्राउन्स की थोड़ी स्ट्रेंथ बेटर रहती है और थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं, पर उनका कलर शेड प्रॉपर आता है। ओके और अगर आपको जैसे स्टेनलेस स्टील क्राउन थोड़े ब्लैकिश होते हैं, ग्रेइश होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं वाइट चाहिए तो वन शुड गो फॉर जिरकोनिया ओनली। थोड़ा सा मैं थोड़ा हट के क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या एक्सपेंस रहता है इन ट्रीटमेंट्स का, जैसे हम क्राउन्स की बात करें या जिरकोनिया की बात कर रहे हैं जैसे आप, तो क्या एक्सपेंस रहता है? देखिए वैसे तो एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू दी एक्सपर्टीज रहता है, जी और वो डेंटिस्ट कौन सी लैब के साथ एसोसिएटेड है उस पर भी रहता है, ओके बट जिरकोनिया क्राउन्स आर समवेयर इन द रेंज ऑफ 10 to 12,000 ओके पर टीथ। per tooth. Yeah. Okay, okay. And what are the advantage and disadvantage of crowns compared to other treatment options? एडवांटेज तो ये है कि आपका दांत प्रॉपर फंक्शन कर सकता है, आप प्रॉपर खाना खा सकते हैं, जी आपके एस्थेटिक्स प्रॉपर रिस्टोर हैं, आप स्माइल प्रॉपर कर सकते हैं, जी। आगे का दांत है तो फंक्शन भी मेंटेन्ड है और एस्थेटिक्स भी। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर उसका मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा अडेप्टेड नहीं है जी तो उसमें फूड लॉजमेंट हो सकती है, विच कैन लीड टू फर्दर डेंटल केरीज, जी जो अंदर से दांत को फिर से कैविटीज से होने के चांसेस रहते हैं और बिल्कुल। दांत टूट भी सकता है। हाँ जी ओके। एंड when are dental implants considered for pediatric patients? इम्प्लांट्स हम बच्चों में 18 साल की एज से पहले नहीं देते, ओके
ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे बच्चों का जॉ साइज डेवलप हो रहा है टिल द 18 ईयर्स ऑफ एज। अगर सपोज हमने इम्प्लांट पहले दे दिया तो एक तो जो परमानेंट टूथ बड्स होती हैं उनको कहीं से इम्प्लांट हार्म कर सकता है जी। जॉ के साइज के साथ इम्प्लांट प्रॉपर अपनी पोजीशन पे नहीं रहेगा, या तो जैसे जॉ का साइज हाइट में बढ़ गया तो जी। इम्प्लांट वहीं का वहीं रह जाएगा, जिससे अक्लूजन प्रॉपर नहीं आएगा। Okay. And what are the challenges and considerations associated with dental implants in children? यही चीज़ जो मैंने अभी बोला जी। कि अगर हमने इम्प्लांट पहले दे दिया तो वो तो एक एडजेसेंट टूथ की इरप्शन में भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। जी। जॉ के साइज़ के साथ इम्प्लांट ग्रो नहीं करेगा जी। 18 साल से पहले दे दिया तो, और परमानेंट टूथ बड अगर कहीं पे है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो ये सभी कंसिड्रेशंस को देखते हुए हमें आइडली 18 साल तक के बाद जब जॉ साइज पूरा डेवलप हो सके और जब परमानेंट टीथ सारे इरप्टेड हैं जी। तो उसके बाद ही हमें इम्प्लांट को कंसिडर करना चाहिए। ओके। और एक क्वेश्चन थोड़ा सा हट के मेरे माइंड में आ रहा था, जैसे नॉर्मली हमें भी पेरेंट्स ने कभी मतलब बोला ही है ये चीज़ें, बाई चांस थोड़ा सा कहीं दांत में दर्द हुआ तो भाई आप कहते हैं लौंग रख लो, क्लोव, तो आप वो रख लो टीथ में तो दर्द ठीक हो जाता है। ऐसा हुआ भी है कहीं, मैंने भी वैसे करके देखा, बट ये कितना सही है और कितना गलत है? मतलब सही है जी कि लौंग में यूजिनॉल होता है, जी। दैट इज अ क्लोव ऑयल, दैट हैज प्रॉपर्टीज टू डैम्पन द पेन, ओके। लेकिन उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो जाता। ओके। पेन किलर्स खाने से या हम कोई इन्फेक्शन कंट्रोल की कोई मेडिसिन खा लेते हैं तो उससे कुछ देर के लिए, जब तक वो आपके ब्लड सप्लाई में है जी। तब तक तो आराम आएगा आपको, बिल्कुल। लेकिन बाद में जैसे ही आप उसको लेना बंद करेंगे इन्फेक्शन दोबारा हो जाएगी। ओके। तो उसमें आपको ट्रीटमेंट कराना ही पड़ता है। डेंटल इन्फेक्शन जो हमारा बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, जो इन्फेक्शन डेंटल केरीज कॉज करता है, इसका अभी तक कोई और इलाज नहीं है। मीन्स अगर हम बात करें कि अगर बाय चांस हमारे दांत में इन्फेक्शन हो गया तो मतलब हमें ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा, मतलब कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि हम अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो जाएगा? मेडिसिन एक टेम्परेरी रिलीफ देगी आपको कुछ दिनों के लिए, ओके। पर परमानेंट आराम के लिए तो आपको ट्रीटमेंट ही लेना पड़ेगा। ओके। नाउ व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चंस, है किसी के माइंड में? इंश्योरेंस कंपनीज की अगर आप बात करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंसेज होते हैं, तो डेंटल में भी कुछ इश्यूज हैं जो ये इंश्योरेंस कंपनीज मतलब करती हैं? एक्चुअली अब्रॉड में तो डेंटल इंश्योरेंस होती है, ओके। पर इंडिया में अभी ये कंसेप्ट बहुत ही इमेच्योर स्टेज पे है। ओके। एक ही कंपनी है आई गेस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जो डेंटल इश्यूज कवर कर रही है, वो भी एक्सीडेंटल केसेस को कवर करती है। ओके। बट अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनीज मानती हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट इज़ अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर एंड इज़ नॉट अ नेसेसिटी, सो दैट्स वाई दे आर नॉट कवरिंग इट। बट हमारी कोशिश है और हम इस चीज़ के लिए काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं कि क्योंकि जो पेन एक पेशेंट फील करता है डेंटल दांत का पेन तो वैसे बहुत ज़्यादा है, वी कॉल इट दैट दिस पेन इज नेक्स्ट टू लेबर पेन। सो दिस प्रॉब्लम्स लाइक कई लोगों का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा कम होता है, वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो कहते हैं कि एक्सट्रैक्शन करा दीजिए। तो हम सोचते हैं कि दांत निकालना तो इट्स इक्वल टू कि आप थोड़ा हैंडीकैप ही हो गए हैं जी। ठीक है, कि दांत जो भगवान ने आपको दिया है ये हीरे से ज़्यादा कीमती है, इसको संभाल के रखिए। तो जितना आप अपने ओरिजिनल दांत को संभाल के रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। वी आर पुटिंग अ रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कि सभी डेंटल इंश्योरेंस भी सभी कंपनीज करें। ओके। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है हमने कि व्हाट आर द ethical considerations in providing dental care to children? देखिए, जहाँ तक बच्चों की बात आती है, एथिकल कंसिडरेशंस में सबसे पहले हमने ये देखना है कि बेनिफिट शुड आउट पावर द रिस्क्स इन्वॉल्व। जी। बच्चों के लिए एक अच्छा फंक्शन मिलना चाहिए उनके दांतों को। नंबर थर्ड, जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट हम पेशेंट से लेते हैं वो हम बच्चे से नहीं लेंगे, हम बच्चे के पेरेंट्स से लेंगे। जी। तो ये सब चीज़ें एथिकल कंसिडरेशंस में इम्पोर्टेंट हो जाती हैं।
And what are the future trends and challenges in pediatric dentistry? देखिए, फ्यूचर ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस में अभी जो नया कंसेप्ट आ रहा है कि मिनिमल कैविटी प्रिपरेशन करें हम। जी। मिनिमम हमारी कोशिश ये है कि दांत का जो ओरिजिनली दांत है उसको प्रिजर्व करके रखें और कम से कम उसको ड्रिल करें। नंबर सेकंड आ रहा है कि हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं जैसे आई कैट हो गया, जी। उसमें हम 3D इमेजिंग कर देते हैं जिससे बच्चों में रेडिएशन बहुत कम जाती है। फिर एक्सरे लेने के लिए कुछ सेंसर्स आ रहे हैं, वो पीडो सेंसर छोटे आते हैं। एक नया कंसेप्ट ऑफ केरीज वैक्सीन भी आ रहा है। वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया, बट जैसे कि बच्चे की वैक्सीनेशन हम करते हैं मीजल्स के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए, तो वैसे हम एक कंसेप्ट है, एक रिसर्च चल रहा है कि अगर हम एक ऐसी केरीज वैक्सीन ही प्रोवाइड कर दें जिससे केरीज ना हो। और एक होता है जैसे आजकल गाँव में या हमने मोस्टली सुना ही है कि दांत में दर्द हुआ है तो भाई वहाँ पे ऐसे झाड़ा करते हैं तो उससे दांत का दर्द ठीक हो जाता है। कई लोग बोलते भी है कि भाई मैंने उससे झाड़ा लगवाया, मैंने जाड़ को ठुकवा दिया तो मेरे दर्द ख़त्म हो गया। ऐसा मैंने भी मतलब पर्सनली सुना है कई लोगों से कि भाई वहाँ पे गए, वहाँ पे जाड़ दर्द हुआ था तो वहाँ से झाड़ा लगवा लो, भाई वहाँ से सेट हो जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उल्टा कई लोग ये भी कहते हैं कि किसी ने आके हमारे दांत में से कीड़ा निकाल दिया और हमारे हाथ में पकड़ा दिया, जी, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, जो आपके दांत में कीड़े हैं जिनको हम बैक्टीरिया कहते हैं, जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, वो माइक्रोस्कोपिक हैं। वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, तो कोई कैसे आपके हाथ में पकड़ा सकता है। और झाड़ फूंक के बारे में मैं वैसे ज़्यादा नहीं जानती, बट इससे दांत की ट्रीटमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता। दांत की पेन अगर आपने गायब करवानी है तो आपको डेंटिस्ट को ही विजिट करना पड़ेगा और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ही कराना पड़ेगा। छोटे होते देखते हैं ना, जैसे हमारा दांत मतलब कहते हैं कि देखते रहे दांत में कीड़ा लग गया, वो काला काला दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कीड़ा होता है या वो दांत की मतलब कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो दांत अंदर से काला पड़ जाता है तो वो काला दिखना स्टार्ट हो जाता है? वो दांत की कंडीशन ऐसे हो जाती है, दांत ब्लैक कलर का हो जाता है। मतलब वो कीड़ा नहीं होता जो ब्लैक कलर का दिखता है? हाँ, वो कीड़ा नहीं होता, वो दांत का कलर डिस्कलरेशन हो जाती है ब्लैक कलर में, बिकॉज ऑफ द एसिड प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया। जो कीड़ा है वो तो माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देगा। ओके, क्योंकि मैं भी आज तक यही सोचती थी कि वो जो ब्लैक दिखता है वो कीड़ा ही होता है। लगा नहीं, वो नहीं है, वो दांत की कंडीशन ऐसी हो जाती है, दांत का कलर है। ओके, ठीक है। और बस और कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? अभी क्वेश्चन दोबारा पूछ, हम आपके ऊपर फोकस करेंगे। कौन से वाला जो लास्ट पूछ? मैम, जिस कीड़े की हम बात कर रहे हैं कि दांत में कीड़ा लगता है, वो दिखने में कैसा होता है? देखिए, मैं उसके लिए आपको डायग्राम प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके। कि उसमें माइक्रोस्कोपिकली वो कैसे दिखता है, उसकी प्रॉपर स्लाइड्स होंगी, तो वो आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं। ओके, हाँ, क्योंकि उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगी, होना चाहिए। ठीक है। और मैम, कोई ऐसा आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस, कोई ऐसा केस? देयर वाज अ 15-year-old गर्ल। ओके। वो अपने स्कूल की असेंबली में खड़े खड़े बेहोश हो गई। ओके। बेहोश हुई तो उसके दोनों आगे के दांत निकल कर बाहर आ गए। ओके। तो उसको ये उसके फादर लेने आए, तो वो साथ ही हमारे हॉस्पिटल में भी ले आए जी। तो मैंने उनको यही कहा कि पहले तो वो दांत ही लेकर आइए आप। ओके। एंड शी वॉज इन अ गुड कंडीशन, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। एंड तो हम लोगों ने उन दांतों को ही थोड़ा सा ट्रीट करके जी। उसी के उनकी अपनी जगह पे ही लगाकर उसको वायर से स्प्लिंट कर दिया। ओके। जो कि हमने 3-4 हफ्ते के लिए रखा और उसके बाद वो स्प्लिंट खोल दिया। एंड उसके दांत वापस उसकी पोजीशन पे हैं और वो उनके साथ खा रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ओके। इट हैज़ बीन 2 years। ओके। तो जब आप ये वाला ट्रीटमेंट करते हो तो उस टाइम पे कुछ खाने पीने का परहेज या कितने टाइम बाद खाना है? हाँ, कुछ तो ऐसा रहता है? सॉफ्ट डाइट ही हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि खाएं। ओके। क्योंकि हार्ड खाएंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर पड़ेगा। ओके। तो उन पे जो स्प्लिंटेड टीथ होते हैं उन पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो जितनी सॉफ्ट डाइट, जैसे खिचड़ी हो गई, दाल चावल हो गए, जी। दलिया हो गया। मोस्टली लोग ये भी तो बोलते हैं ना कि जब टीथ का ट्रीटमेंट करवाया होता है चावल मत खाओ, दोबारा इन्फेक्शन बन जाएगी, कुछ ऐसा भी होता है? नहीं, ये हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता।
Okay. कि हमने इन्फेक्शन तो निकाल ही दी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके, उसके Okay. बाद आप चावल खाएं या दही खाएं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। और एक डॉक्टर मोस्टली जाड़ निकालने के बाद दोबारा मिठा खाने के लिए प्रेफर करते हैं कि भाई आज जाके आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लो। आइसक्रीम इसलिए क्योंकि सबको आइसक्रीम खाना अच्छा लगता होता है। Okay. पर मेन जो फोकस होता है वो होता है कि ठंडी चीज़ आप लें। ओके ठंडी चीज़ लेने से क्या है कि ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है ओके और थोड़ी नमनेस भी आ जाती है, तो पेन आपको ज़्यादा फील नहीं होती, ओके इवन इफ द एनेस्थीसिया वेयर्स आउट। एक ठीक है, क्वेश्चन मेरा भैया, जब किसी को कहते हैं ना, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या क्या ट्रीटमेंट्स करने चाहिए टीनेजर्स को, एडल्ट्स को और अपने ओल्ड एजेस? देखिए, प्रिकॉशंस लेनी चाहिए सबको। जी सबसे पहले तो ब्रशिंग ट्वाइस डेली ओके विद अ फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट। जी काफ़ी टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, पर सबका फ्लोराइड कंटेंट डिफरेंट रहता है। Okay. जो IDA अप्रूव्ड टूथपेस्ट हो वही यूज़ करें। IDA IDA इंडियन Okay. डेंटल एसोसिएशन, ओके उसमें IDA का स्टैम्प रहेगा, ओके तो उसमें फ्लोराइड कंटेंट ठीक रहता है, जिससे आपके दांतों को कैविटी से लड़ने की ताकत मिलती है। हाँ, ये एक एक्चुअली ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि हमें अपना टूथपेस्ट क्या देख के सिलेक्ट करना चाहिए? फ्लोराइड कंटेंट, ओके हाँ, तो उसमें ठीक है। फ्लोराइड अच्छा होना चाहिए। तो वही तभी मैं कह रही हूँ कि IDA की स्टैम्प वाला टूथपेस्ट ही यूज़ करें। ओके दूसरी चीज़, फ्लॉसिंग करना चाहिए या इंटरडेंटल ब्रशेस यूज़ करने चाहिए। जैसे दो दांतों के बीच में खाना फंस जाता है, टूथपिक यूज़ मत करिए। ओके टूथपिक आपके गम्स को ज़्यादा डैमेज करती है रादर देन कि वो फूड लॉजमेंट को निकाल सके, क्योंकि वो काफ़ी वाइड होती है, काफ़ी ब्रॉड होती है। Yeah. तो उसके लिए एक बहुत पतले इंटरडेंटल ब्रशेस आते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और दांतों के बीच में से फूड लॉजमेंट को रिमूव कर सकते हैं। ओके। फ्लॉस को यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे तो मैंने हमेशा हर किसी को खाने के बाद टूथपिक यूज़ करते देखा टूथपिक है। इज़ वेरी वेरी डैमेजिंग फॉर योर गम्स। ओके, तो आप थोड़ा सा एक्चुअली उसका भी कोई पिक्चर शो कर सकते हैं हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए कि वो देयर आर ब्रशेस कमिंग जिनके साथ इंटरडेंटल ब्रश जी। अवेलेबल भी है, तो मैं उसकी पिक्चर भी अभी आपको स्लाइड पे दिखा देती हूँ। ठीक है मैम। चलिए ठीक है मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद बहुत Thank you so बहुत much. हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू, एंड हमारे दर्शक भी तंदुरुस्त रहें, हेल्दी टीथ रहें, ब्यूटीफुल स्माइल्स रहें, जी। इसी शुभकामना के साथ। थैंक यू सो मच।